नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज खास मुलाकात कार्यक्रम में श्री कृष्णा टीवी के स्टूडियो में हम एक उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो आपके जीवन में एक छाप छोड़ जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे सवालों की श्रृंखला हम लोगों के मन में होती है और हम जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, आज हमारे बीच मिश्रा जी उसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें करने वाले हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सीधा सीधा सवाल पहला यही दागूंगी कि आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दें। मैं यहाँ 1991 में जयपुर आया। पहले मैं बॉम्बे था जी। 1991 में आया, उसके बाद मैं जॉब में था शुरू से, और कुछ सालों बाद मैं सोशल एक्टिविटीज से भी जुड़ गया और अभी वर्तमान में मैं रियल एस्टेट की बड़ी फेमस कंपनी है, बड़ी मशहूर कंपनी है आलोकी ग्रुप, उसमें मैं एज डायरेक्टर में काम कर रहा हूँ और वहाँ लीगल, अकाउंट्स, टैक्सेशन और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देखता हूँ। ये तो मेरा प्रोफेशन वाला जो साइड है वो जी। 2004 में यहाँ विद्याधर में दशहरे का आयोजन हुआ। आयोजक जो थे वो उनको पूरा अनुमान नहीं था कि यहाँ की भीड़ भाड़ की क्या स्थिति होगी और उसको, उस भीड़ को और पूरे आयोजन को वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो उनको जो परेशानियां हुई, उस परेशानी को देखते हुए उन लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया था। मैंने 2004 में ही और विद्याधर नगर की जो सेंटर स्पाइन स्कीम है उनके रेजिडेंट्स की मैंने एसोसिएशन बनाई थी। यहाँ कुल 43 टावर हैं, 43 में से 37 या 38 टावर जो है वो प्योरली रेजिडेंट एसोसिएशन है, जिसमें रेजिडेंट्स की है। तो बतौर रेजिडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी उन्होंने जब हमसे कांटेक्ट किया और हमने उसको एक तरह से सपोर्ट किया मेरे, तब यहाँ जो समाज सेवी थे, विशेष रूप से अगर मैं उल्लेख करना चाहूँ नाम का, तो रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है राजेंद्र केडिया जी का। उन्होंने मुझसे कहा कि अरविंद जी, ये आयोजन, ये जो प्रोग्राम है दशहरे का, ये विद्याधर नगर में निरंतर रहे, ये जाए नहीं यहाँ से जी। तो इसके लिए आप जो करना है वो आप कीजिए। फिर मैंने यहाँ दशहरा मेला आयोजन समिति बनाई और 2005 से लेकर के लगभग 10 साल तक मैंने इस मेले का आयोजन मैंने किया और ये इतना पॉपुलर हो चुका था कि अगर आकार की दृष्टि से मैं बात करूं तो राजस्थान में तीसरे नंबर का ये मेला माना जाने लग गया था। इतनी भीड़ होने लगी थी और दशहरे मेले के आयोजनों में जो स्टेज परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड शुरू हुआ, ये भी मैं कह सकता हूँ कि 2005 में जब मैंने शुरू किया तब मैंने सबसे पहली दफा प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड के रवींद्र उपाध्याय, अच्छा, उनको बुलवाया था, उनकी टीम आई थी और उसके बाद में ये ट्रेंड बन गया पूरे जयपुर में कि दशहरे मेले की में जो मेले का एक टेस्ट होता है, इसमें ग्रामीण आबादी का बड़ा रोल होता है, बिल्कुल होता है और उन्हीं की इसमें ज्यादा रुचि रहती है। तो उसको देखते हुए ही उस मनोरंजन के का एक पुट उस मेले में हम लोगों ने दिया और आज वो मेला बहुत अच्छा भर भी रहा है और काफी लोग इसको शानदार आयोजन। मैं जरूर, थोड़ी मेरी सामाजिक व्यस्तताएं ज्यादा होगी तो फिर मैंने इधर से थोड़ा सा हट करके मैं समाज की जो संस्थाएं बनी हुई है, कुछ सामाजिक संस्थाएं और बनी हुई है, उनमें मेरा थोड़ा सा समय ज्यादा लगने लग गया। उसके बाद फिर मैं समाज के संगठनों के साथ जुड़ गया और जितना भी समय ऑफिस के बाद में मिलता है, आप ये मैनेज कर पाते हैं बहुत इजी से? हाँ, मैनेज क्या है, मेरा एक मानना है कि भगवान ने समय सबको बराबर दिया है जी। गरीब को भी, अमीर को भी, व्यस्त को भी और जिनके पास व्यस्तता नहीं है उनको। उसी 24 घंटे में अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया को मैनेज करता है और उतनी ही समय में हमारे जैसे लोग शायद हम अपना भी काम मैनेज नहीं कर पाते। तो ये टाइम मैनेजमेंट की बात है साधना जी। अगर हमारे में इच्छा शक्ति है तो हम निश्चित तौर पर घर परिवार के साथ समाज का
और अपने व्यवसाय या अपना उद्योग है या नौकरी है, उन सबको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और बशर्ते ये है कि हमारी इच्छा शक्ति हो, हम करना चाहें। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, लेकिन अगर ताल नहीं है तो सुर भी प्रॉपर नहीं लगेगा। तो फाइनेंशियली कंडीशन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप समाज सेवा भी उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो इसमें आपका क्या नजरिया है? ये एक आम धारणा बन चुकी है कि समाज सेवा के लिए धन की जरूरत पहले पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि धन की आवश्यकता या अर्थ की आवश्यकता हर व्यवस्था में हर जगह पड़ती है जी। लेकिन जहां तक समाज सेवा की अगर मैं बात करूं तो समाज में जो अलग अलग जातियां हैं या अगर अलग धर्म की बात अपन करें, हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी है कि छोटे से छोटी जाति, मेरा छोटी छोटी जाति से आशय है, उसके आकार से है और किसी मेरा मंतव्य नहीं है। तो वो भी अगर हम राजस्थान की बात करें तो 5-6 लाख से कम आबादी उस किसी भी जाति की नहीं। राष्ट्र की जो फाइनेंशियल पोजीशन की हिसाब से अगर अपन बात करें तो लगभग 40% पॉपुलेशन को छोड़ दें या यूं माने आधी आबादी इस स्थिति में है कि वो समाज के लिए अपना कुछ योगदान दे सके। वेरी गुड। तो मेरा ये मानना है कि वो अगर सालाना 100 रुपए का भी योगदान देती है जी, तो बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। अमूमन जो मैंने देखा है और मैंने उस चीज को फील भी किया है कि सभी समाजों में समाज के निचले स्तर तक पहुंच करके समाज के व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना और उसका आर्थिक सहयोग प्राप्त करना, इन दोनों चीजों को ये लोग छोड़ चुके हैं और उसके स्थान पर कुछ गिने चुने जो पैसे वाले लोग हैं उनसे धन लेकर के वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनसे कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस परसेप्शन को बदलना चाहिए और सभी का सहयोग देना चाहिए। सहयोग सभी का हो तो मैं समझता हूँ धन राशि भी ज्यादा मिल जाएगी और सहयोग, व्यक्ति से सहयोग भी सबका बड़े स्तर पर मिलेगा और एक पहचान भी बनती है आदमी की। जब इंसान से मिलता है तो एक पहचान मिलती है और आप एक सामूहिक सरोकार से भी जुड़कर एक अच्छा काम कर पाते हैं। समाज की संस्थाओं का मूल उद्देश्य भी यही है, न कि सिर्फ जो उच्च स्तर पर लोग हैं या जो वो लोग बिल्कुल स्थापित व्यवस्था के अंदर हैं उनकी तरफ से सहयोग निचले स्तर पे जाए, उन जरूरतमंद को जाए। ये लगभग सभी समाज की जो संगठन है या सामाजिक संगठन, चाहे जाति के हिसाब से हो, चाहे हम वैसे बना करके रखें, उन सबका मूल उद्देश्य वही होता है। वो मैंने अभी तक उस चीज का अभाव अभी सभी संस्थाओं में देखा है। अब जितना जल्दी हम लोग इस चीज को बदल लेंगे उतना ही ज्यादा फायदा निचले स्तर के उन लोगों को मिल जाएगा जिनके लिए संस्था बिल्डर्स ने बहुत घाटा खाया पिछले कुछ समय से बिजनेस के मामले में कहें तो। लेकिन फिर भी अगर एक नजर घुमा के अगर देखते हैं तो काम कोई रुका नहीं है। आज भी वही लोग मकान खरीद रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दो बातें हैं। पहली चीज तो ये कि लगातार मकान बन रहे हैं, बिक रहे हैं। मैं पहले तो उस पार्ट पे आता हूँ जी। देखिए, हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं, जो भौगोलिक सीमा है, वो सीमा 1 सेंटीमीटर भी बढ़ नहीं सकती। बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। और पॉपुलेशन हर रोज बढ़ रही है, तो देश की स्थिति उस गुब्बारे की तरह हो रही है जिसमें लगातार फूंक भरी जा रही हो। उस गुब्बारे का आकार लगातार बढ़ रहा है जी। ये तो है भौगोलिक उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता। अब बात आती है कि पहले के समय में एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सामूहिक परिवार की अवधारणा थी। आज वो अवधारणा लगभग खत्म हो चुकी है। आज मियाँ बीबी और 2 बच्चे, 3 बच्चे अधिकतम, वो जैसे ही लड़का या युवक के आय के साधन बनने लगते हैं, उसकी पहली प्राथमिकता मकान लेना होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से मकानों की डिमांड भी बढ़ी है और उनको खरीदने का चलन भी
उस मांग के अनुरूप लगातार जारी है। बिल्कुल। ये मूल कारण तो यही है। कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जहां सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई। पहले जिस तरह की भी वातावरण था, परिवार रह लेते थे, आज की जो युवा पीढ़ी है उसको प्राकृतिक रोशनी और हवा, खुले माहौल, उनका बड़ा अभाव है, उनका बड़ा चार्म है और वो उसी माहौल में रहना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि नए प्रोजेक्ट्स आए जिनमें आज की रुचि के हिसाब से हम लोगों ने मकान बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। तो पुरानी वाली स्थान को, पुराने वाले मकानों को छोड़ करके लोग बाग नए मकान की तरफ भी आए हैं। जयपुर की बात करें, जयपुर की जो पुरानी वाल सिटी है, एक वक्त था जब पूरी आबादी, मतलब हिंदुस्तान में, इन्हीं पूरे विश्व में जयपुर की बसावट है वो बड़ी फेमस है। बिल्कुल, कहते हैं कछुए के उस आकार की वास्तु के अनुसार बनी हुई है। उसके अलावा भी सारी जो गलियां हैं, सारे रास्ते हैं, वो आप कहीं भी बंद नहीं होंगे। हाँ, इंटरलिंक में हम मुख्य जो सड़क है उससे मिलेंगे। हाँ। लेकिन अंदर की जो गलियां हैं वो इतनी सकड़ी और इतनी छोटी हो गई कि यातायात के साधन जाने आने में बड़ी दिक्कत होने लगी। बिल्कुल। और साफ हवा पानी भी वहां रुकने लगी थी, सफाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। और जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो कितनी भी बढ़िया से बढ़िया आधारभूत सुविधाएं हम लोग देते हैं, वो एक पॉइंट पर आकर के वो क्रैश होती ही है। और वही हस्र हुआ वॉल सिटी की बनावट लोग धीरे धीरे वहां से बाहर निकल करके सिटी का विस्तार होता गया, लोग बाग बसते गए, फिर सिटी का विस्तार करते। तो ये मुख्य कारण ये है। हम बहुत बार चर्चा करते हैं कि अब जैसे हम लोगों को खेलने के लिए मैदान मिलते थे, आज की जनरेशन को वो चीज नहीं मिलती, तो उन्हें क्लब्स में जाना पड़ता है। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये क्लब्स में जाना उनका लाइफ स्ट्रक्चर को बदल देता है या कुछ और वाकई निकलता है? वो समय के पीछे हर चीज में परिवर्तन आता है। एक समय था जब लोगों के पास में अपने काम के अलावा सामाजिक रूप में बैठने, गोष्ठियां करने या एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उनके पास जगह भी थी, माहौल भी था और उनकी खुद की मंशा भी थी। उस वक्त एक फेमिलियर माहौल हुआ करता था समाज में। हर आदमी एक साथ बैठ करके चर्चा करते थे, चाहे वो गांव की चौपाल में हो, चाहे शहर में मोहल्लों में हो, चबूतरे पे बैठ करके पूरे मोहल्ले के लोग चर्चा करते थे। बिल्कुल। तो उनकी अपनी आवश्यकताएं कम थी और उनके अपने नजरिए भी अपने आसपास तक ही थे। तो जो सुविधाएं, जो खेल कूद की या जो पार्क वगैरह थे, वो सफिशिएंट थे उनको। पॉपुलेशन बढ़ी और नई पीढ़ी के लिए वो सब चीजें कोई मायने नहीं रख रही आज। वो अपने से पहले वाली पीढ़ी के साथ में बैठ करके चर्चा नहीं करना चाहते। वो चर्चा करते हैं तो वो खुद की जरूरतों वाली चर्चा करते हैं या कोई परिवार की चर्चा कर लेते हैं। समाज की चर्चा या समाज से आगे बढ़कर के जो चर्चा होनी थी वो खत्म हो गई। अब क्लब वगैरह की है तो ये धीरे धीरे ये परिवर्तन का ही एक रूप है जिसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए और स्वीकार्य हो भी गया। तो युवा पीढ़ी को कुछ समय अपने निजी समय के मान करके युवा पीढ़ी ने चली, तो वो जो समय है या वो एटमॉस्फेयर है, वो जो माहौल है, वो क्लब कल्चर में ही मिल सकता है। तो इसी वजह से क्लब कल्चर भी डेवलप होती चलेगी। मुख्य कारण ये है। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमें जीवन में ये करना है या जीवन में वो करना है। आज का युवा, हमें तो हमारे पेरेंट्स सोचवाते थे कि तुम्हें ये, और आज का बच्चा जो है वो 8th क्लास में आता है या 7th क्लास में होता है, 8th क्लास में होता है, तभी सोचने लगता है कि मेरा विजन या मेरा फ्यूचर इस लाइन पे जाएगा। तो इसमें उनको स्वतंत्रता भी मिली है,
काम करने को स्वतंत्र हैं, वो सोचने को स्वतंत्र हैं, वो विजन भी बड़ा लेके चलते हैं। तो इसमें क्या पेरेंट्स, जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो पेरेंट्स की सहमति होती है, लेकिन अगर हम उसको जॉइंट फैमिली के साथ सोचें तो क्या ये सार्थकता होती है? मैं तो इसे सार्थकता ही मानूंगा। हाँ। वो इसलिए कि पुराने समय के मुकाबले आज के समय में संभावनाएं बहुत बढ़ गई है जी। हर चीज में, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी की हो। एक समय था जब सिवाय सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी नौकरियां बड़ी मुश्किल मिलती थी, और राजस्थान में तो उनका लगभग अभाव ही था। जो राजस्थान के जो सेठ प्राइवेट नौकरियों की स्कोप सोचते भी नहीं थे लोग, सोचते भी नहीं थे। हाँ। इवन शादी जो होती थी, अगर लड़का गवर्नमेंट सर्विस में है तो इजी इजी मैरिज, एक बड़ा पैकेज मानते थे, इजी मैरिज हो जाती थी इसकी। अब आज वो अवधारणा चेंज हो गई है। हाँ। आज सरकारी नौकरी में सिर्फ वहीं जाना पसंद करता है युवा जहां वो प्रशासनिक सेवा में अगर उसका चयन होता है, और छोटे में भी जाता है तो अगर उसे कहते हैं कि ये आलसी है जरूर से, इसलिए ये, हाँ निश्चित तौर पर, क्योंकि नौकरियां हैं तो उनके मुकाबले आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, बिल्कुल नौकरी पाने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। बढ़ गई। लेकिन वो एक तबका वो है जिनको सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए, उनको उससे ज्यादा कहीं उनकी सोच ही नहीं है। जो लोग भविष्य में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आज मैं नौकरी करूं लेकिन कुछ समय बाद में मैं उसी फील्ड में या उसी क्षेत्र की या उसे मिलते जुलते क्षेत्र में मेरा खुद का स्वयं का काम शुरू करूं, तो ये जो सोच आज के युवा में डेवलप हुई है, ये ही कारण है कि जो स्टार्टअप, आज एक नया शब्द जो सुनने में आया है जी, स्टार्टअप, तो उसके पीछे सोच यही है। जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। हमें संस्कार बचपन में ही मिल जाया करते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को संस्कार देने के लिए माँ बाप के पास समय नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही नौकरी में होते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे सुनते भी नहीं हैं, पेरेंट्स के साथ बैठ के बात भी नहीं करते, तो एक समय उनकी लाइफ में भी ऐसा आता है जब उन्हें भी आध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, और आध्यात्म एक बहुत बड़ा जीवन में संबल है। तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? आध्यात्म और मन की शांति जी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये पहले भी थे और आज भी इनकी स्वीकार्यता उतनी ही है जितनी पहले थी। बल्कि मैं समझता हूँ कि आज की भागदौड़ की लाइफ में, आज की तनाव भरी जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता कहीं ज्यादा होगी। जहां तक बात संस्कारों की है, तो पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। परिवार में 2 जने कमाते थे और बड़े बुजुर्ग थे, वो परिवार को एक रास्ता बताने वाले थे, क्या गलत है क्या सही है ये बताते थे। और यही चीज आदर्शों की मूल भावना यही है। बड़े बुजुर्ग थे, वो क्या गलत है क्या सही है जो बताते थे, यही आदर्श थे। अब आज क्योंकि संयुक्त परिवार की धारणा ही खत्म हो चुकी है, और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि माता पिता दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, तो उनको इतना समय नहीं होता अपने बच्चे को कि वो दे पाए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस चीज को आज के जो माता पिता हैं उनको इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए कि संस्कार और बच्चे में जो हमारे सनातन धर्म के मान रहे हैं या जिस धर्म से भी है देश में लोग रह रहे हैं, धर्मों में सभी में आदर्श की बातें लिखी हुई है, और निश्चित तौर पर वो एक बेहतर जीवन जीने की कला भी बताते हैं, और जीवन के बाद की जीवन को क्या होगा और कैसे होगा और उसका किस तरह का परिणाम होगा वो भी वो बताते हैं। तो ये सारी बातें आज की युवा पीढ़ी को, परिवार को भी बतानी चाहिए। और साथ साथ में मेरा अपनी सोच ये है कि शिक्षा में, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, बहुत सारे ऐसे विषय, बहुत सारी ऐसी बातें आती है जो मुझे नहीं लगता जो हम लोगों ने स्कूल में सीखे हैं, बिल्कुल उनका शायद 20% से ज्यादा, 20% से ज्यादा उपयोग हमारे इस जीवन के अंदर
व्यवहारिक जीवन के अंदर नहीं मिला हमें। तो मेरी ये सोच है कि सरकार को संस्कार और बच्चों में एक बेहतर जीवन शैली, मानवीय मूल्यों की के प्रति रुचि और उनके प्रति जो सम्मान है उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार को कोई एक सब्जेक्ट उसमें स्कूल शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके का रखना चाहिए। वहाँ बच्चा फिर क्या है कि सीखेगा भी और उसके लिए वो मजबूरी भी हो जाएगी कि एक उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो वो पढ़े भी। और उसके साथ साथ उसके माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो आने वाले समय में जिस तरह से सामाजिक माहौल और जो खुलापन आ रहा है, आज भले ही उनको उस चीज में सहजता लग रही हो, लेकिन जब वो एक उम्र को पार कर लेंगे, उनके बच्चे शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, तब वो उन माहौल में उन संस्कारों को लेके वो खुद भी असहजता महसूस करने लगे। तो माँ बाप को भी संस्कार देने चाहिए बच्चों को, और स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के थ्रू सरकार को भी इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा नागरिक बने और एक सामाजिक नागरिक बने, और ये तभी संभव है जब उसके अंदर संस्कार बन रहे हैं। हम संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन आज अगर कल्चर देखते हैं हम अपने चारों तरफ, तो खिचड़ी कल्चर आ गया है। हम ना पूरे वेस्टर्न हुए हैं, ना हम पूरे इंडियन रह गए, हम में खिचड़ी कल्चर आया है। और इस खिचड़ी कल्चर का प्रभाव हमारे जीवन पे किस तरीके से पड़ता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि हम हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा पाए, उतना आगे नहीं बढ़ा पाए जितने की जरूरत थी। और किसी भी देश के विकास में वहाँ की संस्कृति और वहाँ की परंपराओं का बहुत बड़ा एक आधार होता है। हम लोगों ने देखा देखी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान पर विदेशियों ने राज किया, और वहाँ की अपनी संस्कृति और वहाँ की शिक्षा, वहाँ के संस्कार वो लोग यहाँ के लोगों पर लाद के गए, ये मानता हूँ मैं। धीरे धीरे वो चीज शिक्षा के जरिए धीरे धीरे लोगों के दिल दिमाग में वो चीज ऐसी लगी कि हाँ यही बेहतर है। जबकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो हिंदुस्तानी जो परंपराएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज ले लीजिए, चाहे सामाजिक रीति रिवाज ले लीजिए, वो इतने स्ट्रॉन्ग है, वो इतने ताकतवर हैं कि अगर हम उनको ही फॉलो करें तो संभवतः विश्व में सबसे बेहतरीन संस्कृति और बेहतरीन परंपराएं और एक आदर्श जीवन और आदर्श नागरिक बनने की जो संभावनाएं हैं, वो मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों में मौजूद है। बिल्कुल। कुछ भौतिकता की तरफ जाने के कारण और जनता का जुड़ाव अपने देश के साथ नहीं हो पाया, और इसमें बहुत हद तक मैं राजनीतिक नेतृत्व की भी कमी मानूंगा कि उन्होंने जो चीज दी और एक आदर्श बता करके जनता को दी, वो ही जनता ने दी। वैदिक संस्कृति की बात करें या और बात करें तो वो विश्व में अतुल्य है, लेकिन हम लोग संभवतः शायद हिंदुस्तानी ही नहीं बन पाए, और हिंदुस्तानी नहीं बन पाए इसलिए वो खिचड़ी संस्कृति बढ़ती चली गई। और वो ऐसा ही हमारी लैंग्वेज में भी हुआ कि ना हम हिंदी बोल पाते हैं पूरी, ना इंग्लिश बोल पाते हैं, तो हम इंग्लिश हो गए। इंग्लिश हो गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि शिक्षा भी शुरू से ऐसी ही दी गई जी कि हिंदी में जो अगर मैं शुद्ध हिंदी के रूप में बात करूं तो उत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक की आवश्यकता थी, या जैसे हम पढ़ते थे उस वक्त संस्कृत भी एक विषय हुआ करता। बिल्कुल। तो संस्कृत और हिंदी में उस वक्त ये धारणा रहती थी कि भाई इनमें कैसे भी करके हम लोग उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए। उस वक्त लोगों की धारणा थी, कहते भी थे कि इसमें पास होना बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन बाकी जो विषय हुआ करते थे उनके प्रति ज्यादा गंभीरता थी, स्पेशली इंग्लिश के प्रति बहुत गंभीरता थी, मैथ्स और साइंस के प्रति गंभीरता रही। तो जब हम अपनी खुद की भाषा के साथ में वो लगाव नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम बाकी भी अपनी जो चीजें पुरानी चली आ रही हैं, परंपराएं हैं, चाहे हमारे, और जिसका नाम भी बहुत सुंदर है, देवनागरी,
तो उनके प्रति भी हमारी फिर आस्था नहीं रही और वो धीरे धीरे चीजें एक उदासीनता चल जाती है और उदासीनता फिर एक नई संस्कृति को अपनाने के प्रति हर एक में एक उत्सुकता होती ही है। वो उत्सुकता हो, कोई बुराई नहीं है, विदेशी भाषा भी सीखनी चाहिए, विदेशी संस्कृति में जो चीज अच्छी है वो हमें अपनानी भी चाहिए, लेकिन हम हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भाषा, हमारे अपने परंपराओं संस्कारों को छोड़कर अगर हम विदेशी संस्कारों को, विदेशी संस्कृति को ही अपनाएंगे तो ये संभव भी नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ का वातावरण, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो उस चीज की अनुमति भी नहीं देते हैं। और इसी वजह से जो चोरी छिपे करना है या लुक छिप करके करना है या जैसे जैसे भी करना है, तो वही एक कारण रहा कि ये मिली जुली संस्कृति बनती है यहाँ। और हम हिंदी से न इंग्लिश बन पाए और इंग्लिश की जगह इंग्लिश बन गए, तो वो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन हुआ है जो शायद आसान के लिए तो कह सकते हैं, आसान जीवन जीने के लिए तो ठीक है, लेकिन परंपराओं की बात अगर करेंगे नहीं, अगर आज अपन क्लिष्ट हिंदी बोले तो कोई समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सरलता सीखी है। हाँ, दक्षिण के कई गांव ऐसे हैं दक्षिण भारत में जहाँ आज भी संस्कृत की बात होती है। बिल्कुल। तो अगर अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से लगाव होगा तो ऐसी कुछ भी नहीं है। आज चीन की अगर बात करें, आज यूरोप की बात करें, तो यूरोप में मुख्यतः 2-3 भाषाएं वो लोग यूज करते हैं, जर्मन या फ्रेंच, ये लोग। रशियन है, रशियन अपनी ही भाषा को यूज करें, जापानी है, जापानी अपनी भाषा को यूज करें। तो ये देश भी कोई पिछड़े हुए देश नहीं है, विकासशील देश है, विकसित देश है। लेकिन उन लोगों की सोच ये थी कि हम हमारी संस्कृति, हमारी अपनी परंपराओं को अगर हम छोड़ दिया तो हमारी जड़ों से हम खत्म हो जाएंगे। आज हम आपकी लाइफ इतनी अच्छी और इतना जो आपने एक टाइम मैनेजमेंट को साथ में लेते हुए अपनी लाइफ को लीड किया, तो आज के जो युवा है इनको आप क्या मैसेज देंगे? युवाओं के लिए मेरा मैसेज यही है कि भारतीय बने और जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, जो विश्व में पूरा विश्व आज इसका लोहा मान रहा है, उसके अनुरूप जीवन को ढाले। उसमें सारी चीजें समाहित है, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे फंड मैनेजमेंट हो, चाहे सोसाइटी मैनेजमेंट हो, चाहे फैमिली मैनेजमेंट हो या स्किल मैनेजमेंट, सभी कुछ सब चीजें उसके अंदर समाहित है हमारी वैदिक ज्ञान में। तो आज का तकनीकी ज्ञान, विज्ञान की शिक्षा लेना कहीं गलत नहीं है, लेकिन हम वो विज्ञान या तकनीकी की बात करें तो ये तो हजारों लाखों साल पहले ही वेदों ने बता चुके थे। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी के से एक संदेश यही है कि निश्चित तौर पर आगे बढ़ें, तकनीकी का पूरा इस्तेमाल करें, विकास खूब करें, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी परंपराओं को त्यागे नहीं। उनको जितना ज्यादा हम अपने जीवन में आत्मसात करके चलेंगे, संभवतः इनका विकास और ज्यादा तेजी से होगा। ये मेरी जिंदगी में जो छाप हम छोड़ जाते हैं और जो एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, उसका मुकाबला कहीं नहीं है। और जीवन के उन मूल्यों का ज्ञान, जीवन में क्या चीज हमें रखनी है, छोड़ने को तो कुछ कहा ही नहीं मिश्रा जी ने हमें, सब अपनाते चलिए यही तो कहा। और आनंद का सरोवर भी तभी होता है जब हम सब चीज अपनाते चलते हैं, छोड़ने में सच में कष्ट होता है। तो बहुत प्यारा इंटरव्यू आज हमारा रहा और जीवन के बहुत सारे पहलुओं पे हमने बात की और जीवन में कुछ सीखने को प्रेरित भी हमें अरविंद मिश्रा जी ने किया। हमें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने इस अमूल्य समय में से हमें समय दिया। थैंक यू। धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया।